हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। भाई हम लोग जो क्लास 11 की प्रैक्टिस सीरीज चल कर रहे थे, उसी प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क वर्क करेंगे। वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए? पावर। पावर के साथ साथ हमें क्या चाहिए? एनर्जी। तीनों एक चैप्टर एक को रिलेट होते हैं, तो ये चैप्टर को मैं एक साथ कंबाइन करके पढ़ाऊंगा और इसके टॉप न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब मैंने इसमें कराने की कोशिश की। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं हर चैप्टर की, क्लास 11 के हर चैप्टर की, क्लास 11th हो, 12th हो या किसी भी बोर्ड्स के लिए हो, यूपी बोर्ड के लिए भी हो, मैंने चैप्टर टू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जिसको जो आपकी जो फिजिक्स को लेकर जो डर होता है कई सारे बच्चों के अंदर, न्यूमेरिकल का खासकर, वो एकदम आपका क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर रूल क्या रखना है कि पहले मैं क्वेश्चन ओपन करूंगा, पहले आपको वो करने की कोशिश करना है। अगर क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप कंटिन्यू करिएगा वीडियो को और देखिएगा। और जो क्वेश्चन नहीं होता है उसको ज़रूर क्वेश्चन नोटबुक में रिटर्न करिएगा, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको वो फिर से रिवाइज करें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो मेंटेन रहे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना वीडियोस को, ताकि प्रॉपर मतलब थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 MCQ होंगे, ठीक है, और 15 न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक, एक वार्म अप के लिए मैंने 5 MCQ रखा हुआ है, बाकी प्रैक्टिस हम लोग न्यूमेरिकल की तो करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, दिया गया क्वेश्चन, वर्क इज डन वेल। अब वर्क डन होता है व्हेन देयर इज अ फोर्स बट नो डिस्प्लेसमेंट, there is a displacement but no force, force and displacement are perpendicular, a force caused a displacement in its direction। तो ऑब्वियसली सी बात है, वर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, वो एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, या फिर डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीज़ होती है। नो डिस्प्लेसमेंट तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, नो फोर्स ये भी गलत हो जाएगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है तो कोई वर्क नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। एग्जैक्टली, द फोर्स कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट। जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है इन इट्स डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारा क्या होता है? वर्क इज डन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल। अगर मैंने बॉडी की वेलोसिटी को क्या कर दिया है? डबल कर दिया गया है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बताओ बताओ। अगर ऑब्वियसली सी बात है मैं अपनी स्पीड को डबल कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्वियसली सी बात है बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो आती किसकी वजह से? चलने की वजह से आती है। तो वेलोसिटी को डबल किया गया है, तो आप बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा? सबसे पहले अगर चीज़ बात करें तो फॉर्मूला तो आप लोगों को तो पता ही होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। ये किसी को नहीं पता है तो भाई जल्दी जाओ, तुरंत भाग के घर वालों को बताओ कि भैया हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। अब इन्होंने क्या किया? वेलोसिटी को डबल कर दिया गया। पहले वेलोसिटी v थी, अब कितनी हो चुकी है? T2v का होल स्क्वायर। ये नई काइनेटिक एनर्जी है, इसको मैं मान लेता हूँ। अब बताओ, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी जो न्यू आई है जब हमने वेलोसिटी को डबल किया है। अब ये वाली काइनेटिक एनर्जी तो पुरानी वाली ही है जो हमने अभी किया था, तो नई वाली काइनेटिक एनर्जी पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी की क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 3, वर्क डन बाय द ग्रेविटी व्हेन फिटिंग अ बॉल अपवर्ड, लिफ्टिंग हैंड सॉरी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी व्हेन लिफ्टिंग अ बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में। भाई मैच वैच खेलते हो ना, मैच खेलते हो तो क्या होता है? बॉल को ऊपर की तरफ डायरेक्शन किया अगर, तो बताओ वर्क इज डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा या इन्फिनिटी होगा?
ठीक है, तो ये याद रखना, ये क्या होता है, इसमें वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा का जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। और फोर्स का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो जो वर्क डन आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज। हमें तीन कंडीशंस होती हैं, एक होती है मैक्सिमम, एक होती है मिनिमम, और दूसरा होता है जीरो फोर्स की। अगर एंगल हमारा, वही सेम फॉर्मूला है, अगर एंगल हमारा 0 डिग्री बनता है तो ये केस होता है किसका, मैक्सिमम का, वहाँ वर्क डन मैक्सिमम होता है। अगर एंगल 90 डिग्री बनता है तो वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। और अगर एंगल 180 डिग्री बनता है तो एंगल जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव एक 180 डिग्री में, 0 90 डिग्री में, और मैक्सिमम का होता है तब एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, एनर्जी ऑलवेज लॉस्ट, एनर्जी ट्रांसफॉर्म बट टोटल रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी डिक्रीजेज ओवर टाइम। तो क्या होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। या फिर टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम वो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो टोटल रिमेन्स क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक, अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल की। ठीक, समझ में आ गया ना, हम लोग सारे एमसीक्यू 5 एमसीक्यूज कर डाले हैं, अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल की पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन आपको पहले पढ़ना है, खुद से करने की कोशिश करनी है, खुद हो जाता है तो खुद, अगर नहीं होता है तो मैं आपको बताने के लिए बैठा ही हूँ। पढ़िए क्वेश्चन, अ मैन वेट 70 kg कैरीज अ 30 kg बॉक्स टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, जो कितनी दूर पे है, 20 मीटर की हाइट पे है। ठीक, एक आदमी है भाई, मजदूरी कर रहा है भाई, अब उसको 70 किलो लेके जाता है, कैरीज और उसका जो वेट है वो 70 kg है, और उसने अपने लिया 30 kg का बॉक्स। अब उसको लेके जाना है बिल्डिंग पे, जो कि कितनी दूर पे है, 20 मीटर ऊंचाई पे है। तो हमें कैलकुलेट करना है क्या, वर्क डन बाय द मैन, मैन कितना काम करेगा हमें ये निकालना है। अब ग्रेविटी जो यहाँ पे लेनी है वो 9.8 लेनी है। ग्रेविटी कितनी लेनी है, 9.8। बताइए कैसे करेंगे। अब बताइए, सबसे पहले अगर हम बात करें फोर्स की, फोर्स जो होगा टोटल जो वेट होगा उसी के बराबर होगा। अब टोटल वेट जो दिया गया है वो 70 जो वेट होगा वो किलोग्राम फोर्स में होगा, किस में होगा, किलोग्राम फोर्स में होगा। और प्लस 30 ये भी किस में होगा, किलोग्राम फोर्स में होगा। टोटल कितना आएगा, 100 किलोग्राम फोर्स। ठीक, अब किलोग्राम फोर्स को तुम्हें बदलना होता है न्यूटन के अंदर, तो आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, ग्रेविटी से। तो 100 इंटू 9.8, ठीक कितना आ जाएगा, 980 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 980 न्यूटन। तो टोटल फोर्स बॉडी में कितना लग रहा है, 980 न्यूटन। अब बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है, 980, और साथ में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, 20 मीटर के हाई पे जाना था हमें। बताइए क्या हो जाएगा, 98 टू ज़ा कितना होता है, 196 होता है, और एक ज़ीरो ये एक ज़ीरो ये, तो दो ज़ीरो उठा के मैंने चिपका दी है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, याद रखिएगा। कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत, घबराहट, समस्या, आंखों के सामने धुंधला दिखना, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? अगर हो रहा है तो वेरी गुड, अच्छी बात है, महसूस होना चाहिए, ताकि आप अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हैं जो इतने दिन से नहीं डाल पा रहे थे। ठीक, तो फोर्स कितना था, 980 न्यूटन था। फोर्स कैसे निकाला था, टोटल वेट करके हमने निकाला था, और साथ साथ वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करा, हमें वर्क डन वर्क पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए खुद से, कुछ तो करो भाई, बैठो नहीं, कॉपी पेन लेके बैठ गए हो, मान छापने में पड़े हुआ हो, छापने से काम नहीं चलेगा भाई। क्या बोला जा रहा है, फिर से वही आदमी आ गया। अब उसने क्या किया, पुल किया बॉक्स को हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। अब वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे चल रहा है, पहले बिल्डिंग पे चल रहा था, अब
20 मीटर के हॉरिजेंटल फ्लोर पर चल रहा है वो। अब वो जो फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, 30 न्यूटन का लग रहा है, और अप्लाई कर रहा है along a rope tied to the box एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब इसे मान लो ये बॉक्स है, अब इसको 60 डिग्री पे, कितनी डिग्री पे, 60 डिग्री पे ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री पे जो ये फोर्स लग रहा है उसके बीच का एंगल जो है वो कितना है, 60 डिग्री पे ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से। हमें निकालना है कि फोर्स कितना होगा, सॉरी वर्क डन कितना होगा इस केस में। पहले केस में कोई एंगल नहीं था तो डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रखा था, इस बार एंगल दिया गया है तो हमें डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ एंगल भी रखना पड़ेगा। बताओ फोर्स कितना है, 30 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट वो कितना कर रहा है, 20 मीटर का, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, सबसे पहला सवाल कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, बता दो चुपचाप, कितनी होती है कॉस 60 की वैल्यू, तो कितनी होती है, 1/2 होती है। 2 से ये चला जाएगा कितना, 10 टाइम्स, तो 30 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 जूल का वर्क करेगा ये जो आदमी था। वो पहले वर्क कितना कर रहा था, इतना ज़्यादा, अब कम कर रहा है। कामचोर हो गए हो, सुधर जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, अ ट्यूब वेल पम्प्स आउट 2400 kg ऑफ वाटर पर मिनट। एक क्या दिया गया है, एक पंप है, ट्यूबवेल का पंप है भाई, ट्यूबवेल देखा है गाँव में होता है ट्यूबवेल जिससे सिंचाई की जाती है खेतों की, तो ट्यूबवेल में पंप लगा हुआ है जो 2400 किलोग्राम का ऑफ वाटर पर मिनट क्या कर रहा है, निकाल रहा है। अब ये पाइप है, इस पाइप से जो पानी निकल रहा है वो एक मिनट में कितना पानी निकल रहा है, 2400 kg का पाइप पानी निकल रहा है इससे, ठीक। अब वाटर इज कमिंग आउट विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। जो वाटर यहाँ से निकल रहा है वो कितनी वेलोसिटी से निकल रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से निकल रहा है। इसकी जो वाटर की वेलोसिटी है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है पावर ऑफ द पंप, हाउ मच वर्क इज डन इफ द पंप रन फॉर 10 आवर। तो सबसे पहली चीज़ निकालेंगे पंप में कितना पावर है, और दूसरा निकालना है कि कितना वर्क होगा अगर यही पंप 10 घंटे तक लगातार चलता रहे तो। अब सबसे पहली बात याद करेंगे कि मास ऑफ वाटर पंप आउट पर सेकेंड, कितने एक सेकेंड में अंदर कितना मास पंप आउट हो रहा है। तो सबसे पहली बात है 2400 पर मिनट हो रहा था, तो पर मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 4 जा 24, तो कितना आ जाएगा 40 किलोग्राम पर सेकेंड। इतना एक सेकेंड के अंदर क्या वाटर निकल रहा है, किससे, पंप से। अब ऑब्वियसली सी बात है, अब पंप से पानी निकल रहा है तो उसके पास खुद की वेलोसिटी है, तो हम उसके पास खुद की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा 1/2। अब मास कितना है 40, वेलोसिटी कितनी है उसकी, वेलोसिटी कितनी की है 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा 20 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो कितना हो जाएगा 9 टू ज़ा 18, 180 जूल पर सेकेंड। ये काइनेटिक एनर्जी होगी वाटर के पास जो पंप आउट हो रहा है। और यही काइनेटिक एनर्जी जो होगी, यही जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल होगी किसके, वर्क डन के। तो यही हमारा किसके बार फॉर्मूला हो जाएगा, पावर का भी यही सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा, 180 जूल पर सेकेंड की इसकी क्या होगी, पावर होगी। कितना, 180 जूल पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं 180 वाट भी लिख सकते हैं। तो पंप के पास कितनी पावर है, 180 वाट की पावर है पंप के पास। अब सेकेंड क्या बोला गया था कि कितना वर्क होगा अगर यही पंप जो है वो 10 घंटे तक लगातार चलता रहे। अब 10 घंटे को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कितना आएगा, 36,000 सेकेंड, ठीक, 36,000 सेकेंड आएगा। अब बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर के रिस्पेक्ट में पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है, 180 वाट की पावर है, और टाइम कितना है, कितने घंटे चलना है, 36,000। बताओ कितना हो जाएगा सॉल्व करके, 180 को मल्टीप्लाई करना है 36, 180 को मल्टीप्लाई करना है 36,000 से, तो आंसर आएगा हमारा 648 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 4, और ये क्योंकि वाट है तो इसकी भी यूनिट क्या होगी हमारी, जूल। कितनी होगी यूनिट, जूल। तो कितना पावर, कितना वर्क हो रहा है उससे, 648 इंटू 10 की पावर
4 जूल के बराबर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। कोई दिक्कत समझ में आया? देख लो एक बार फिर से, मेरे डाल लो। क्वेश्चन क्या बोला गया था, एक ट्यूबवेल था जिससे 24 किलो केजी का पानी निकल रहा था पर मिनट में। अब वाटर इज कमिंग आउट विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। हमें पावर निकालनी थी। सबसे पहले मैंने निकाला कि कितना मास आउट हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर। 40 केजी मास निकल रहा है पर सेकेंड। अब वाटर निकल रहा है, खुद की वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, 180 जूल पर सेकेंड। और यही काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी किसके, पावर के। अब पावर कितना हो गया, 180 वाट का पावर हो गया। अब 10 घंटे तक अगर ये लगातार चलता है तो सेकेंड में ये चलेगा 36,000 सेकेंड तक। वर्क का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। रखा पावर, हमने वर्क भी निकाल लिया 648 इंटू 10⁴ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 4। पढ़िए। अब फिर से भाई भैया पंप लिया है हम, पंप पे पंप चलाए जा रहे हैं। पंप पे पंप चलाए जा, पानी निकाले जा। क्या है, अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू फिल अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब। अब इस बार पंप हमने लगाया, जैसे अपने घर में क्या मोटर वोटर लगी रहती, तो मोटर को क्या बोलते हैं, पंप ही तो बोलता है वो। अब आपकी छत पे एक टंकी रखी हुई है, उस टंकी को उसे फिल करना है। उस टंकी का जो वॉल्यूम है वो कितना दिया गया है, 30 मीटर पर मीटर क्यूब। और कितनी मिनट में फिल करती है, 15 मिनट में। टाइम कितना दिया गया है, 15 मिनट। 15 मिनट में। इफ द टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड। अब ये टैंक जो रखा हुआ है यहाँ से, वो ग्राउंड से कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 40 मीटर की। कितनी दूर रखा हुआ है, 40 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। एंड द एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 30%। अब पंप की एफिशिएंसी जो दी गई है वो कितनी है, 30% है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, पावर इज कंज्यूम बाय द पंप। कितना पावर कंज्यूम होगा। टेक द डेंसिटी टू बी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ग्रेविटी कितनी लेनी है, 9.8। अब सबसे पहले अगर मास की बात करें तो कितना वाटर निकाल रहा है पंप, वो उसकी बात करेंगे। तो वॉल्यूम इंटू क्या होता है, डेंसिटी होता है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है, 30, कितना है 30 मीटर क्यूब। और डेंसिटी वाटर की कितनी है, 10⁻³। तो ये हमारा आ गया क्या, वॉल्यूम किलोग्राम डायरेक्टली किस में आया, केजी में आया। तो 30 इंटू 10⁻³ केजी मास जो है वो क्या निकल रहा है, पंप से निकला है। ठीक, आओ बताओ वर्क कितना होगा। अब ऊपर जाएगा तो mgh होगा वर्क, हाइट पे जा रहा है। तो मास कितना है, 30 इंटू 10⁻³ कितना, 3। ग्रेविटी कितनी, 9.8। और हाइट कितनी है, 40 मीटर। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आप सबको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 30 को 9.8 से, 30 को 9.8 से, नहीं 9.8 पॉइंट तो हट चुका है ना, 98 से, और इंटू क्या, 4। तो ये आ जाएगा 11760 इंटू 10⁻³ कितना, 3। ये क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है किसके द्वारा, पंप के द्वारा। पंप से वर्क कितना हो रहा है, 1160 इंटू 10⁻³ जूल का जो है वो वर्क कर रहा है। कौन भाई, पंप कर रहा है। अब पहली बात पावर निकालना था। पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना हुआ, 11760 इंटू 10⁻³ कितना, 3। और टाइम कितना ले रहा था, 15 मिनट। और 15 मिनट को सेकेंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया, जैसे आपका उनसे कट गया, उसने आपका काट दिया, वैसे ही ये भी कट गया। 7 एक 8 एक 9, ये भी कट जाएगा 3 से, 5 3 से 15। और 1176 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 392। अब 392 को 6 से काटेंगे तो नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा ये। तो अब इसको सॉल्व कर लो एक बार करके। डायरेक्टली 30 से डिवाइड करेंगे, 6 5 से 30, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 10⁻³ कितना, 3। 13 इंटू 10⁻³ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 13 इंटू 10⁻³। तो पावर कितनी है भाई, पंप के पास पावर कितनी है, लगभग मान लो कितना, 13 किलोवाट की पावर है। कितना,
13 किलोवाट की पावर भाई पंप के पास है। अब बताओ ये पूरी की पूरी पावर तो यूज़ नहीं कर रहा है वो, क्योंकि तुम्हें पता है 13 किलोवाट में उसकी इफिशिएंसी जो है वो कितनी है, 30% है। तो बताओ अब पावर कितनी होगी, 30% निकालना है ना, तो 13 इंटू 10 की पावर 3 का कितना निकालना है हमें। अगर ये 30% के बराबर है तो 100% पावर कितनी होगी बताओ। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो लगभग कितना आएगा 4.33 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 4, 3 है और एक जीरो ऐड हो जाएगा तो 4। तो ये पावर एक्चुअली आई जो जो हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल निकल के आएगा कितना है हमारा 4.33 इंटू 10 की पावर 4। इतना पावर हमारा क्या होगा पंप से जनरेट होगा टोटल। और ये जो आया था ये 33% का आया था। कोई दिक्कत। नेक्स्ट पढ़े क्वेश्चन नंबर 5। करिए क्वेश्चन नंबर 5 खुद से एक बार ट्राई करिए, करने की कोशिश करिए भाई, खुद से भी तो करो कुछ। ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन बहुत एग्जाम में दिए जाते हैं, याद रखिएगा। बोला गया है एक भाई फैमिली है, फैमिली फैमिली मैन वाला फैमिली है, ठीक। वो यूज़ करती है 8 किलोवाट की पावर। कितने किलोवाट की पावर यूज़ करती है, 8 किलोवाट की। पहला पूछा गया डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस एट द एवरेज रेट ऑफ 200 वाट पर स्क्वायर मीटर। If the 20% of this energy can be converted to useful electrical energy, how large an area is needed to supply 8 किलोवाट। एक फैमिली है जो 8 किलोवाट यूज़ करती है पावर के लिए। अब एक डायरेक्ट सोलर एनर्जी हमें इंसिडेंट होती है हॉरिजेंटल सरफेस पे, इसकी रेट है 200 वाट की पर स्क्वायर मीटर। अब वो 20% ही एनर्जी कन्वर्ट कर सकता है यूज़फुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। तो बताओ हमें कितना एरिया नीडेड होगा प्रोड्यूस करने के लिए 8 किलोवाट की पावर। पहला ये निकालना है। दूसरा ये निकालना है कंपेयर दिस एरिया टू दैट टू द रूफ ऑफ द टिपिकल हाउस। कंपेयर करना है दिस एरिया टू द रूफ ऑफ अ टिपिकल हाउस। दो चीज़ें हैं आपके पास। अब सबसे पहली बात करें, हम मान लेते हैं लेट लेट करते हैं, लेट कर लो ए बी द रिक्वायर्ड एरिया, ए बी द रिक्वायर्ड एरिया जो हमें चाहिए। अब रेट ऑफ इंसिडेंट ऑफ सोलर एनर्जी जो होगी, रेट ऑफ इंसिडेंट ऑफ द रेट ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी 200 वाट, और कहाँ है पर स्क्वायर मीटर, और साथ में हमारा क्या हो जाएगा एरिया, साथ में क्या हो जाएगा एरिया। अब क्योंकि तुम्हें पता है कि वो यूज़फुल करने के लिए कितनी यूज़ कर पा रहा है, सिर्फ 20%। तो इसी का हमें क्या लेना पड़ेगा 20%। 20% को फ्रिक्शन में बदलेंगे तो 20 बाई क्या हो जाएगा 100 इंटू 200 वाट पर मीटर क्यूब, और साथ में क्या है ए। अब ये जो पूरी पावर है ये किसके बराबर होनी चाहिए, टोटल कितना सप्लाई करना है हमें 8 किलोवाट। 8 इंटू 10 की पावर 3, या सिर्फ डायरेक्ट 8000 लिख लो, कितनी हो जाएगी 8000 मीटर, सॉरी पावर है ना तो वाट, 8000 वाट। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वाट निकाल लेंगे, सॉरी एरिया निकाल लेंगे कि एरिया कितना लगेगा इसके लिए। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, एक 0 से ये 0 उड़ा दिया हमने, बचा 2 2 ज़ा 4। एरिया कितना आ जाएगा 8000 डिवाइड बाई 4, 40 आ जाएगा। 22 ज़ा कितना हो जाएगा 40। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा कितना हो गया 8। एरिया कितना लगेगा इसके लिए 200, कितना लगेगा 200 मीटर स्क्वायर।
कितना लगेगा एरिया? 200 मीटर एरिया रिक्वायर्ड होना चाहिए इतनी पावर को जनरेट करने के लिए। कितनी पावर? 8 किलोवाट की पावर जनरेट करने के लिए जो टोटल एरिया की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए? 200 मीटर स्क्वायर की। अब अगर हम टिपिकल मीडियम साइज़ की बात करेंगे, हाउस के फुटप्रिंट है वो अप्रॉक्सीमेटली हम मान लेते हैं वो ही 100-150 के आसपास होगी। इन केस अगर मान लेते हैं, क्योंकि 200 तो यहाँ पे है, तो 100-150 के आसपास होगी टिपिकल एरिया, ठीक? तो हम यही मान लेते हैं कि कैलकुलेटेड एरिया ऑफ 200 मीटर स्क्वायर। तो हमें इंटायर रूफ की अगर बात करेंगे स्टैंडर्ड हाउस की, शुड बी कन्वर्टेड सोलर पैनल टू मीट 80 किलोवाट डिमांडेड ऑफ दिस एफिशिएंसी। तो लगभग हमें इसी के आसपास एरिया रिक्वायरमेंट होगा, ठीक? 200 मीटर स्क्वायर का एरिया हमें क्या होगा? रिक्वायरमेंट होगा। और भी तरीके होते हैं। अगर एरिया 200 मीटर स्क्वायर है तो कंपैरेबल किया जाए द एरिया ऑफ द रूफ ऑफ टिपिकल हाउस है, जिसका डायमेंशन जो है वो इन केस हम मान लेते हैं वो कितना है? 14 है। तो 14 इंटू 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 196 मीटर स्क्वायर। तो उसका एरिया कितना हो चाहिए? एरिया 196 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। कोई दिक्कत? ठीक, पहला वाला आप समझ में आ जाए, बस दूसरा वाला नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। क्या बोला गया है? अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली रेस्ट पे होती है, सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। इनिशियली वो शुरुआत में रेस्ट पे है, फिर उसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड? 10 सेकेंड के बाद बॉडी के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? अब ऑब्वियसली सी बात है, बॉडी चल रही है तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से, v = u + at से। इसके लिए हमें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का, और मास कितना है? 5 kg का। तो कितना आ जाएगा? 4 न्यूटन पर kg, ठीक? कितना है? या फिर आप इसको बोल सकते हो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक? एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ भाई। अब बॉडी इनिशियली किस में थी? रेस्ट में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो v = 0 प्लस ए कितना है? 4, और टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड के लिए। तो v की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? 40 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ गई? 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। अब निकाल लेंगे भाई, सब कुछ मिल चुका है हमें। हाफ मास कितना है? 5, वेलोसिटी कितनी है? 40 गुणे 40। कितने आदमी थे? 40 आदमी थे भाई। 5 2 10 और इंटू 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40, और साथ में ये 1000 जूल। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी बॉडी के पास? 400 जूल की काइनेटिक एनर्जी बॉडी के पास होगी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? 7th। करिए भाई 7th क्वेश्चन। कुछ तो करो भाई, बैठो नहीं, बैठने से काम नहीं चलेगा। जो बैठत है वो कोवत है, जो जागत है वो का उखारत है। क्वेश्चन लगा हुआ था भैया, तुम क्या हल्के में ले रहे हो क्या? पता है क्या बोला गया है?
एक स्टेशनरी बम है भाई, बम हम आ गया है, स्वतः गया ना, एक्सप्लोर कर जाएगा। अब स्टेशनरी बम है वो एक्सप्लोर कर चुका है इनटू टू फ्रेगमेंट। अब वही दग गया वही। ठीक, तो दो फ्रेगमेंट में जिसका पहला फ्रेगमेंट है 0.4 kg और दूसरा है 4 kg। इफ़ द बिगर फ्रेगमेंट हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 जूल, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी स्मॉलर फ्रेगमेंट की। एक स्टेशनरी बम था, अब बम तो स्टेशनरी ही होगा, चलता फिरता बम तो होगा नहीं। ठीक, वो एक्सप्लोर किया दो फ्रेगमेंट पे, एक का मास है 0.4 kg और दूसरे का है 4 kg। अब बिगर फ्रेगमेंट की काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल, तो बताओ छोटे फ्रेगमेंट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब इसमें तुम्हें लगाना पड़ेगा क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब तुम्हें पता है बॉम्ब जो है वो रेस्ट पे है, तो टोटल मोमेंटम जो होगा, इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब तुम्हें ये भी पता होगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर द एक्सप्लोरेशन मस्ट बी ज़ीरो। दिस मीन्स दैट टू फ्रेगमेंट must move in a opposite direction with equal magnitude of equal magnitude of momentum। तो P1 P2 बराबर होने चाहिए किसके, P के, तभी तो टोटल मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व्ड रहेगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं बाय यूजिंग मोमेंटम, पी स्क्वायर बाई क्या होता है, 2m होता है। ये करवाया है, ऐसा तो नहीं नया नया लग रहा हो काइनेटिक एनर्जी का। अब पहले केस की अगर बात करेंगे तो पी स्क्वायर बाई क्या होगा, 2m1। और दूसरे केस की जब बात करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर बाई 2m2। दोनों में मोमेंटम तो सेम रहेगा ना भाई, किससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। दोनों में मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ बताओ, k2/k1 का रेशियो निकालेंगे तो p2/2m2 2m2 और डिवाइड बाई पी स्क्वायर बाई 2m1 हो जाएगा। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कट गया, तो m1 उधर चला जाएगा और m2 नीचे आ जाएगा। तो रेशियो बन के तैयार हो गया k2/k1 इज इक्वल टू m1/m2। ये रेशियो आ चुका। है रेशियो। अब बताओ K2 का निकालना है, K1 का पता है कितना है, 100 जूल है। पहले का मास कितना है 4 और दूसरे का मास कितना है 0.4। तो K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 गुणे 100 डिवाइड बाई 0.4, पॉइंट हटा 1000 आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 जूल। तो दूसरा जो फ्रेगमेंट होगा उसकी पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1000 जूल की काइनेटिक एनर्जी होगी। देख रहे हो कितनी, मतलब कितने तगड़े से ब्लास्ट हुआ है। उड़ जाते हैं, क्या उड़ जाते हो, होश उड़ जाते देख के आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A body of 30 kg mass moving with velocity of 18 मीटर पर सेकेंड collides with 90 kg। भाई कितना भारी है। एक बॉडी है जिसका मास 30 kg है, जो मूव कर रहा है 18 मीटर पर सेकेंड से। अब वो कोलाइड होता है, टकराता है, एक 90 kg मास है जो मूव कर रहा है कितने, 14.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में। अब कोलिजन इज इलास्टिक है, कोलिजन कैसा है, इलास्टिक एंड हेड ऑन है। इफ द वेलोसिटी ऑफ ईच मास आफ्टर द कोलिजन, हमें वेलोसिटी निकालनी है ऑफ ईच मास आफ्टर कोलिजन, भाई टकराने के बाद जो उनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा उसी की तुम्हें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। बताओ मास पहले का कितना है 30 kg, पहले लिख तो लो डेटा। उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कब से W से रिप्रेजेंट करने लगी भाई। U1 कितना है 18 मीटर पर सेकेंड। दूसरा जो मास है उसकी दूसरा जो बॉडी है उसके पास मास कितना है 90 kg का, और उसकी वेलोसिटी जो दी गई है वो कितनी है 14.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब बताओ इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहली चीज है फॉर्मूला क्या होता है, V1 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई क्या होता है m1 प्लस m2, और साथ में क्या आता है U1 प्लस 2m1 बाई m1, सॉरी m1 नहीं होता है m2 होता है, m1 प्लस m2, और साथ में क्या आ जाएगा U2, साथ में क्या आ जाएगा U2। ये फॉर्मूला होता है
फाइन आफ्टर कोलिजन पहली वाली। दूसरा वाला मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, u1 आ जाएगा, फिर w लिख दिया। मैं कब बोरा गया हो क्या, मैं नहीं, आपको बोल रहा हूँ मैं। m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस क्या हो जाएगा m2, और साथ में क्या आ जाएगा u2। ये दूसरी वाली की वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन। ये फार्मूलाज हैं, बुक के अंदर लिखे हुए हैं, कभी बुक खोल के देखो, वहाँ दिखेंगे तुमको ये फार्मूलाज। अब खोलोगे नहीं तो बात अलग है। चलो पहला निकालो पहले यहीं से। m1 की वैल्यू कितनी है 30, m2 की वैल्यू कितनी है 90। अब 30 माइनस 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 60। m1 प्लस m2 60 और प्लस 90 कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। u1 की कितनी वैल्यू दी गई है 18 प्लस का 2m2, 90 का दूना करेंगे तो कितना होगा 180, और m1 प्लस m2 कितना है 120, और साथ में कितना है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी जो आएगी वो कितनी आएगी माइनस का 14.4। और तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से बताइए जी। 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, और 2 से चला गया 9 टाइम्स, 0 से 0, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 2 3 6, 3 3 9, और ये आ जाएगा 7.2। तो कितना है इधर, कितना है हमारे पास 9 प्लस 3 इंटू माइनस का 7.2, बताओ कितना आएगा। तो कितना आएगा 9 माइनस 21.6, कितना आएगा 21.6, माइनस करो भाई। तो वेलोसिटी कितनी आएगी माइनस का 30.6 मीटर पर सेकेंड, कितनी आएगी मीटर पर सेकेंड। ये आएगी क्या वेलोसिटी आएगी पहले वाली बॉडी की। ये वेलोसिटी किसकी आएगी पहले वाली बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी माइनस का 30.6 मीटर पर सेकेंड। और ये नेगेटिव में क्यों आ रही है क्योंकि डायरेक्शन क्या थी अपोजिट थी, डायरेक्शन कैसी थी अपोजिट थी, इस वजह से आंसर जो आपका आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। कुछ नहीं, बस फॉर्मूला पता हो, वैल्यू रखो, धड़ाधड़ निकाल लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो आप टेंशन ले रहे हो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आप पता नहीं क्यों टेंशन ले रहे हो, टेंशन लो नहीं टेंशन दो। अब हम ये तो पता है तुम लोग टेंशन देते हो अपने माँ बाप को। ठीक, अब V2 की वैल्यू भाई खुद सॉल्व कर लेना और कमेंट कर देना कि V2 की वैल्यू क्या है। ये कमेंट आना चाहिए, सबका कमेंट आना चाहिए, जो जो वीडियो देख रहा है सबका कमेंट आना चाहिए कि V2 की वैल्यू क्या आएगी। सॉल्व करके फॉर्मूला लिख दिया, बस वैल्यू रखना, आंसर निकाल लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 9। बताइए 9 क्या होगा। A solid of mass 2 kg moving with velocity 10 meter per second strike an ideal weightless spring and produces a compression of 25 सेंटीमीटर in it। एक सॉलिड मास है 2 kg, मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड से। अब वो स्ट्राइक करता है, टकराता है एक आइडियल वेटलेस स्प्रिंग से जो प्रोड्यूस करता है कंप्रेशन, मतलब क्या दबाव, कितने लगभग 25 सेंटीमीटर का दबाव महसूस करता है वो। कैलकुलेट करना है फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंप्रेस्ड स्प्रिंग। अब बताओ, सबसे पहली बात है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो बताओ पहले। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², ये 1/2 है, तो कितना होगा 1/2। मास कितना है 2 kg का, वेलोसिटी कितनी है 10 इंटू 10, 2 से 2 कट गया, 10 इंटू 10 कितना होगा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 100 जूल की होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी 100 जूल। अब फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू स्प्रिंग की तुम्हें पता होगी, U इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर के बराबर होता है, kx स्क्वायर के बराबर होता है। फोर्स कांस्टेंट क्या है स्प्रिंग का k होता है, तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2u/x स्क्वायर। अब 2 एनर्जी कितनी है उसके पास, एनर्जी कितनी है, कितना निकाला था 100,
और एक्स कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा 25 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। अब ये ऊपर तो हो जाएगा क्या, अभी मत करो, बाद में करेंगे। 2 × 100 और 25 × 25, 10 की का कितना हो जाएगा -7, सॉरी 25 4 जा कितना हो जाएगा 100। और तो कुछ कट नहीं है, नहीं कट रहा है। 4 2 जा 8 बाई 25 और इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 4। अब 8 डिवाइडेड बाई 25 आपको करना है, 8 डिवाइडेड बाई 25 तो कितना आएगा, 8 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 0.32 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 4। और ये किसकी वैल्यू आएगी, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई 0.32 इंटू 10 की पावर क्या 4। अब बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट इसकी क्या होती है न्यूटन पर मीटर होती है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, कोई भी ऐसा टाइप नहीं है जो छूट जा रहा है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 10। क्या बोला गया है, अ मैन पुल्स अ रोलर बाय अ फोर्स ऑफ 20 kgf applied at 60 degree with the ground. If the pull a distance of 10 meter in 1 second, calculate the power dissipated. कितना पावर डिसिपिएटेड होगी। सबसे पहले बात करें फोर्स की, तो फोर्स कितना है 20 kgf है। अब तुम्हें पता है इसको न्यूटन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, तो कितना आ जाएगा 196 न्यूटन। कितना आ जाएगा 196 न्यूटन का। अब डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में कितनी हो रही है 10 मीटर की हो रही है, और टाइम कितना है, एंगल कितना है 60 डिग्री का है, तो वर्क डन कितना होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। फोर्स कितना है 196, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, और ठीक कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 5 से चला जाएगा तो कितना आएगा 5 से मत काटो, मेक कैलकुलेशन हमें ऑलवेज ईजियर, आसान बनाई जाती है हमेशा कैलकुलेशन। इसको काटो, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 9 2 जा 18, 98 आएगा। हम 98 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली 980 जूल आ जाएगा क्या वर्क। अब पावर का भाई फॉर्मूला तो पड़ा है, वर्क अपॉन क्या होता है टाइम। वर्क कितना है 980 और टाइम कितना है 1 मिनट। 1 मिनट में तो लिखेंगे नहीं, सेकेंड में लिखना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कट गया। अब 98 को डिवाइड करना है किससे 6 से, बताइए क्या होगा 98 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16.33 वॉट की पावर होगी उसके पास। तो वो कितनी पावर डिसिपिएट होगी 16.33 वॉट की पावर जो होगी यहाँ से डिसिपिएट होगी। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11। बोला गया इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाई 50%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। कितनी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है कितना 50%, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन जो होता है, संबंध कितना होता है, k = p²/2m होता है। ये अभी फॉर्मूला पढ़ा था। अब काइनेटिक मोमेंटम इंक्रीज कर दिया है, तो मोमेंटम जो आया है पहला मान लो p1 था, उसमें 50% बढ़ गया तो 0.5, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 0.5, p1 ऐड हो गया है तो कितना हो जाएगा 1.5 p1 हो जाएगा, 1.5 p1। तो दूसरी ये मान लो k1 थी, तो दूसरी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी p2² / 2m, मास वास तो सब सेम है। अब p2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1.5 का p1, तो 1.5 p1 का स्क्वायर और बाद में क्या आ जाएगा 2m आ जाएगा। अब 1.5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 1.5 का 2.25 होगा। ठीक, अब ये जो है वो पुराना वाला ही है, रख दो k2 = कितना आ जाएगा 2.25 और साथ में क्या आ जाएगा k1।
तो K1 और K2 में जो परसेंटेज इंक्रीज आएगा वो, अब ये तो आगे कंपैरिजन करके कि नई जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पुराने वाले का 2.25 टाइम्स होगी। ठीक, अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना है हमें, क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज। तो K2 की वैल्यू जो आई है वो 2.25 K1 के बराबर आई है। अब परसेंटेज अगर आपको इंक्रीज निकालना होता है तो आप क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई क्या, इनिशियल इंटू 100, चेंज निकालने के लिए। अब K2 की वैल्यू कितनी आई, 2.25 K1, और K1 की वैल्यू तो K1 ही थी, और डिवाइड बाई क्या है K1, और इंटू क्या हो जाएगा 100, और तो 2.25 से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 1.25 K1 डिवाइड बाई क्या है K1 इंटू 100, K1 से K1 कट गया तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 125%। कितना आएगा 125% इंक्रीज होगी क्या, काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत, कंपैरिजन करके निकाला है। ठीक, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg starting from rest up to a distance of 3 meter. Then the force reduces by 15 Newton, acts in the same direction up to 2 meter. Calculate the final kinetic energy of the body. पहले जो वर्क डन होगा वो निकालो। 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और कितने मीटर जा रहा है, कितने मीटर जा रहा है, 2 मीटर, 3 मीटर, अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो पहले जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 90 जूल का होगा। दोबारा जब फोर्स रिड्यूस हो गया 15 न्यूटन का रिड्यूस हो गया है तो वो जा रहा है कितने मीटर, 2 मीटर, तब वर्क डन कितना होगा, फोर्स रिड्यूस हो चुका है, अब हो चुका है कितने 15 न्यूटन का, अब कितने जा रहा है 2 मीटर, तो वर्क कितना होगा 30 जूल का होगा। कितना होगा वर्क, 30 जूल का। अब टोटल जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल जो है वो कितनी है 30 और इनिशियल जो थी वो कितनी थी 90, तो टोटल वर्क डन जो होगा वो कितना होगा -60 जूल का होगा। तो टोटल वर्क कितना आया -60 जूल का। नहीं, कुछ गड़बड़ किया है, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये तो सही है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना भूल गया मैं, डायरेक्ट नहीं रखना है आपको, फाइनल माइनस क्या होगा इनिशियल होगा। अब तुम्हें ये पता था कि बॉडी स्टार्टिंग में किस में थी, रेस्ट में थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है, तो दोनों के वर्क का क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। 60 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा 120 जूल। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल में होगी वो कितनी होगी, 120 जूल की काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इनिशियल बॉडी रेस्ट पे थी और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। ये इनिशियल ज़ीरो हो चुका है तो टोटल बॉडी जो होगी, टोटल मतलब क्या, टोटल वर्क जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, वर्क डन के। और टोटल वर्क किसके बराबर होगा, वर्क पहला वर्क और दूसरा वर्क का सम। तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल आएगी वो कितनी होगी, 90 प्लस 30 120 जूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। A policeman fire a bullet of mass 50 kg. A policeman fire a bullet of mass 50 kg, 50 gram with a speed of 200 मीटर पर सेकेंड इन अ वुडन पीस ऑफ थिकनेस कितनी है उसकी, 2 सेंटीमीटर की। अब भाई पुलिस वाला है, हवा में गोली चला रहे हैं, अब गोली का जो वेट है, बुलेट का जो वेट है वो 50 ग्राम का है और उसकी स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड की। अब वो वुडन पीस में अगर घुसती है जिसकी थिकनेस कितनी है 2 सेंटीमीटर की। अब बुलेट लीव्स द वुड 10 पीस with only 10% of its initial kinetic energy. By how much percentage has the speed of the bullet be reduced? कि कितनी परसेंट अब बुलेट जो है वो लीव कर रही है वुडन पीस के अंदर 10% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो कितना परसेंटेज हैज़ द स्पीड ऑफ द बुलेट रिड्यूस हो जाएगी, हमें वो निकालना है।
अब सबसे पहली चीज़ है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बुलेट की। इनिशियल जब चली थी, गोली चली थी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। और वेलोसिटी यहाँ इनिशियली लेनी पड़ेगी, हाफ। मास कितना है 50 ग्राम। ग्राम को केजी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हवन करेंगे, नहीं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी 200, 200 इंटू 200। ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 50 ये आ जाएगा 10⁻³ माइनस होगा तो एक बार बचेगा हमारे पास 1000 जूल। कितना बचेगा 1000 जूल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी 1000 जूल। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ओनली 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी कौन सी फाइनल जो होगी वो 10% हो, किसके बराबर होगी 10% ऑफ द इनिशियल। अब 1000 का 10% कितना होगा 100 जूल। 1000 का 10% कितना होगा 100 जूल, 100 जूल फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी की निकालना है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 इंटू 100 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एम। एम कितना है 50 इंटू 10⁻³ बताओ, ये काटेंगे 2 चला जाएगा, 2 2 कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³, 4 इंटू 10⁻³। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, इसके लिए हमें चाहिए कैलकुलेटर, क्योंकि 4 का तो 2 हो जाएगा पर √3 का नहीं होगा। तो ये आ रहा है 63.2 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी रह गई है 10% के बाद 63.2 मीटर पर सेकेंड। आप बताओ कितना रिडक्शन हुआ स्पीड के अंदर, कितना रिडक्शन आया, रिडक्शन कितना आया स्पीड के अंदर, पहले थी 200 अब थी 63.2, कितना रिडक्शन हुआ 136.8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हमें परसेंटेज में बताना है कि परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में ही आंसर देना था। अब 136.8 मीटर पर सेकेंड रिडक्शन आया है, तो बताओ कैसे रखना पड़ेगा, खाली पेज चाहिए, खाली पेज। कितना रिडक्शन आया परसेंटेज निकालना है 136.8 और इनिशियल कितनी थी 200 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2 0 से 2 0 कट गए, तो 136.8 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, तो करेंगे कितना आएगा 68.4%। तो कितना परसेंटेज रिडक्शन हुआ है 68.4% क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है किसमें, बुलेट की स्पीड के अंदर। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या बोला गया है, हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बहुत आसान क्वेश्चन। वर्क का फॉर्मूला क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना 10 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 40 जूल का वर्क होगा बॉडी के अंदर। कितने जूल का होगा 40 जूल का वर्क होगा बॉडी के अंदर। सब सही है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अ बुलेट ऑफ मास 20 kg स्ट्राइक अ पेंडुलम ऑफ मास 5 kg। अ सेंटर ऑफ मास ऑफ पेंडुलम लाइज अ वर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितनी दूरी पे है 10 सेंटीमीटर पे। इफ द बुलेट गेट इम्बीडेड इनटू द पेंडुलम कैलकुलेट इट्स इनिशियल स्पीड कितनी होगी। वही सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी यूज किया था। अब बताओ टोटल मास इंटू वी स्क्वायर, साथ में किसके बराबर होगा एम टोटल मास इंटू जी इंटू एच। निकालना क्या है हमें, निकालना क्या है वी की वैल्यू। अब बताओ ये तो ये कट जाएगा, तो वी की वैल्यू क्या है √2 जी एच निकालो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है वी इज इक्वल्स टू √2 जी एच। टू जी कितना है 9.8 और हाइट कितनी है वर्टिकल डिस्टेंस पे कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलेंगे 0.1 हो जाएगा। सॉल्व करो कितना आएगा, तो 1.96 आ रहा है।
और 1.96 इसका होता है, 14 का होता है, तो रूट हटाएंगे तो 1.4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है? 1.4 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अब बताओ, मास था बॉडी का 20 ग्राम, टोटल मास पेंडुलम का था 5 kg का। इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है किसकी? u की। अब v की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, v की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे कह दे रहा हूँ, समझ लेना, नोट कर लेना इसको। अब u हमें निकालनी है क्या? रीअरेंजिंग ऑफ u। तो m टोटल मास और साथ में क्या? v डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? m, क्योंकि हम किससे निकालना है? एम वी इज इक्वल टू एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी। हमें यू की वैल्यू निकालनी। रखो, टोटल मास कितना है? कितना था? 20 ग्राम था ना। 20 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 0.02 प्लस का क्या? 5। वेलोसिटी कितनी निकल के आई थी हमारे पास? 1.4। और मास कितना है? 0.02। सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा 5.02 इंटू 1.4 और डिवाइडेड बाई 0.02। ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, कितना आएगा? 502 को मल्टीप्लाई करना है 1.4 से, उसको डिवाइड करना है कितने? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 351.4। कितना आ जाएगा? 351.4 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी होगी फाइनल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसके पास? 351.4। कोई दिक्कत? तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 351.4। याद रखिएगा, इसके बाद का मैंने यहाँ पे किया हुआ इसके पीछे वाली स्लाइड पे। अब ये वाला क्वेश्चन का सिर्फ इतना ही आंसर है हमारे पास। ठीक, तो आज की क्लास होती है ख़त्म भाई। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो मैंने क्वेश्चन आपको वी की वैल्यू निकालने को बोला है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सॉल्व करके कि उसका आंसर कितना आया है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक वाइक कर देना भाई, और अपना सजेशन कुछ भी अगर चेंज करना है तो दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, खुला हुआ है, लड़ल्ले से मारो कमेंट, जो भी आपको सही लग रहा हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।